अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले हम लोगों को इस पे वर्क स्टार्ट करना शुरू किया पॉलिंग ने और स्लैटर ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो मेन फाउंडेशन है वो लिविस कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि किस तरह दो एटम के इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और उसके नतीजे में एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में हिस्सा कर लेते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो फिर बनेंगे। मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल के, वो सिर्फ और सिर्फ दो एटम के आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जबकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल के अंदर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मेन पॉइंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं वीबीटी के। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो ये है कि वो भी एक कंडीशन है कि दो एटम्स के इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मैक्सिमम हद तक ओवरलैप करेंगे, और फिर उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मैक्सिमम ओवरलैप होने की सूरत में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताती है दो एटम्स के दरमियान। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बना है उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, वो फिजिकली ओवरलैप करेंगे, उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। नीचे एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें 1s1 एक हाइड्रोजन का है और 1s1 दूसरे हाइड्रोजन का है। दोनों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है दोनों के पास एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयर करेंगे अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, और नतीजतन जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। पोस्टुलेट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बीबीटी के मुताबिक जो मेटल आयन है ना, उसका एम्प्टी डी ऑर्बिटल कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड्स के साथ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए जितने लिगेंड्स होते हैं। और एम्प्टी डी ऑर्बिटल जो है मेटल का, उसने ओवरलैप करना है फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड के साथ, और इसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कॉम्प्लेक्सेस को क्लासीफाई कर दिया गया है इनर और आउटर कॉम्प्लेक्सेस में। तो सबसे वन ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एन डी या फिर n-1 डी ऑर्बिटल। तो अगर तो एन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो जो स्पिन होएगी वो आउटर स्पिन होगी, लेकिन n-1 डी मतलब कि एक माइनस कर दिया गया है 1 शेल, तो फिर इनर स्पिन होगी ऑर्बिटल अगर ये यूज़ करते हैं। तो ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म को देखें अगर, तो अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होगी, और ज्योमेट्री के हिसाब से वो लीनियर उसकी ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं, मतलब दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अगर तो sp3 है तो फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी, और अगर dsp2 है तो फिर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेगा वो। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 होगी, और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल शो करेगा। अब मूव ऑन करते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक को। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होना, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और इनके एक और भी मेन पॉइंट ये है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इनके एटम्स के अंदर। लेकिन डायमैग्नेटिक इसके ऑपोजिट है थोड़ा। डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होते हैं, लेकिन इनके अंदर इनके एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तरफ अगर हम मूव करें तो इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स को हमें सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वन हमें ये है कि उस कंपाउंड में से हमने सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन उसको हमने देख लेना है कि कौन सा है, और फिर उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट कर लेनी है। फिर उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेनी है, और उसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखनी है ब्लॉक डायग्राम की मदद से, उसके साथ ब्लॉक डायग्राम भी लिखेंगे। और देख लेना है कि कितने नंबर ऑफ़ लिगेंड्स हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और फिर ये चेक करना है कि आया हमारे पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। ये भी देख लेना है कि हम लोगों को कितने वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर है, उनको भी हमने कैलकुलेट करके लिख लेना है। फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखना है, ज्योमेट्री के बारे में आइडेंटिफाई करने क्या ज्योमेट्री है उसकी, और फिर उसकी मैग्नेटिज्म भी देखने की कैसी है। तो एग्जांपल की मदद से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड एक है
तो कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इधर लिखी हुई है आपके सामने, आर्गन, और उसके बाद आर्गन के बाद 3d7 है और 4s में इसके 2 हैं, 4p एम्प्टी और 4d पे। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम पर है वो +2 है। तो जैसे देखें कि 3d में 7 है और 4s में 2 है, तो इस केस में तो कोबाल्ट की लिखी गई है ना, लेकिन नीचे आपको कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है वो उसके 3d में 7 है लेकिन 4s में 0 है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इस 4s से निकले हैं अकॉर्डिंग टू स्लैटर रूल के मुताबिक। ठीक, तो ब्लॉक डायग्राम अगर देखे जाए तो 3d में 7, 3d के जो 5 ब्लॉक्स बने उनमें से 3 जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं और 2 जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, जबकि 4s और 4p ये अभी फ़िलहाल एम्प्टी हैं। अगर ऊपर देखा जाए तो उसमें क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर टोटल उसके 4 हैं, तो फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो 4s में भी 2 फिल हो जाएंगे और 4p के भी तीनों ब्लॉक्स में 2 2 2, मतलब कि टोटल 8 हमने कंप्लीट कर लिए s और p के। तो 3d7 ने पार्टिसिपेट नहीं किया बिल्कुल भी बॉन्डिंग के अंदर, जबकि 4s और 4p इन्वॉल्व थे। तो क्योंकि हमारे पास s और p, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, इसीलिए इधर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जबकि 3d7 जो है उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इधर ऑर्बिटल्स में, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। और जो क्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो वो टेट्राहेड्रल है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हुई है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और ये एक वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जिंक टेट्रामीन हमारे पास है, तो अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, और अगर इस केस में जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाए तो वो 3d में उसके 10 है और 4s में 2, 4p और 4d में कोई नहीं है। एटॉमिक नंबर जो जिंक है वो 30 होता है, और अगर जिंक की 2+ की स्टेट में अगर हम देखें इसको तो आर्गन और उसके बाद 3d 10 है और 4s में नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s में से स्लेटर रूल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। सेम केस इसके साथ भी यही है कि इसके 3d अगर देखें तो उसके 5 के जो ब्लॉक्स बने 3d के, उसमें वो कम्प्लीटली फिल्ड है ना, मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन हर एक में है 3d के हर में ऑर्बिटल में, और 4s भी एम्प्टी और 4p भी। इधर 4s और 4p ये सेम वही है कि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाने हैं। तो क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई भी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो है ये डायमैग्नेटिक होगा, इसकी मैग्नेटिक जो है वो डायमैग्नेटिक है। और अमोनिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3 है, क्योंकि s और p ने पार्टिसिपेट किया, d के तो पहले ही कंप्लीट थे, और ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास वैलेंस बॉन्ड 3 जो है ये कुछ हद तक परफेक्ट नहीं है, तो इसके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये हमें कार्बन के टेट्रा वैलेंस नेचर को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई है, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को भी नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पा रही, और ये भी नहीं बता सकती कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी नेचर हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो हम लोग खुद प्रिडिक्ट किया हमने कि जो कॉम्प्लेक्सेस जैसे हमें लग रहे थे इस थ्योरी के मुताबिक, तो जब उन पे एक्सपेरिमेंट करके रिज़ल्ट निकाला गया तो वो सेम वैसे नहीं थे कॉम्प्लेक्सेस जैसे बीबीटी पे मैं बता रही थी। तो इनके मतलब हैं काफ़ी हद तक लिमिटेशंस थी, इसीलिए इसके बाद डिफरेंट थेरीज आई और उन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से गाइड किया। तो आज के लिए सिर्फ बीबीटी। थैंक यू।